नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। ब्रायन अपने होम ऑफिस में कुछ दस्तावेज करीने से लगा ही रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उसने दूसरी तरफ से आ रही अपनी पत्नी मेघन की आवाज तुरंत पहचान ली। वह रो रही थी, मुश्किल से सांस ले पा रही थी और सिसकियों के बीच उसने बताया कि अभी-अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसने कहा कि उसे अभी-अभी लूट लिया गया है। उसकी आवाज में छिपी हताशा की लहर ब्रायन के सीने से सीधे टकराई और उसके कदम लड़खड़ा गए। वह बेबस होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे अपनी छाती में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मेघन ने बताया कि एक बिजनेस मीटिंग के बाद जब वह सड़क पर चल रही थी, तो एक लुटेरा तेजी से उसके पास आया। उसने बताया कि वह उसके पैसे, शादी की अंगूठी और वो कीमती झुमके ले गया, जो ब्रायन ने उनकी शादी की आखिरी सालगिरह पर तोहफे में दिए थे। उसने इस बात पर जोर दिया कि वे झुमके बहुत महंगे थे और उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि उसने एक ऐसी चीज खो दी है जिसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी, ब्रायन शांत रहने की कोशिश कर रहा था ताकि मेघन की भावनात्मक स्थिति और न बिगड़े। वह हर एक बात को ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच मेघन ने बताया कि खुशकिस्मती से उसका फोन उसकी पैंट की पिछली जेब में था और लुटेरे ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वह उसे तुरंत फोन करके बता सकी कि क्या हुआ था। मेघन बहुत घबराई हुई लग रही थी और ब्रायन फोन पर दूसरी तरफ से उसे सुनता रहा, शारीरिक रूप से मौजूद न होते हुए भी उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। मेघन ने यह भी बताया कि उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मामले की जांच की जाएगी, लेकिन उसे सामान वापस मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने बताया कि अधिकारियों ने उसे कहा था कि ऐसे मामलों में चोरी का सामान वापस मिलना मुश्किल होता है। ब्रायन ने पूछा कि क्या वह शारीरिक रूप से ठीक है? क्या लुटेरे ने उसका सामान लेने के अलावा कुछ और भी किया था? मेघन ने उसे यकीन दिलाया कि उसे कोई चोट नहीं आई है। बस वह पूरी घटना से बहुत डर गई है। यह जानकर कि वह सुरक्षित है, ब्रायन ने राहत की सांस ली। लेकिन साथ ही जो हुआ था, उसे लेकर उसके मन में गुस्सा भर गया। मेघन ने दोहराया कि वह अपनी यात्रा योजना के अनुसार ही पूरी करेगी, क्योंकि उसके अभी भी कुछ काम बाकी थे और फिर वह घर लौटेगी। ब्रायन भारी मन से ही सही मान गया, क्योंकि उसे उस पर भरोसा था और वह समझता था कि यह यात्रा महत्वपूर्ण थी। अगले कुछ दिन उसके लिए अजीब तरह से बीते। हालांकि उसने अपनी दिनचर्या में लगे रहने की कोशिश की, लेकिन मेघन के फोन कॉल की याद उसे बेचैन कर रही थी। वह लगातार सोचता रहा कि मेघन कितनी डर गई होगी। गहनों और शादी की अंगूठी का खो जाना और यह सब उसकी पत्नी को भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करेगा। जब मेघन आखिरकार अपनी यात्रा से लौटी, तो ब्रायन उसे ठीक ठाक देखकर खुश हुआ। वह उबरी हुई लग रही थी। जितना उसने सोचा था, उससे कहीं बेहतर मूड में थी और यहां तक कि स्वस्थ भी दिख रही थी, जिसे उसने तुरंत नोटिस किया। उसकी त्वचा पर एक सुनहरा टैन था। अपनी हैरानी छिपा न सका। उसने उसकी त्वचा के बदले रंग पर टिप्पणी की। मेघन ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा कि जिस शहर में वह थी, वहां बहुत धूप थी और मीटिंग्स के बीच मिले खाली समय में वह थोड़ा टहलने, ताजी हवा लेने और काम के तनाव से अपना मन बहलाने का मौका निकाल लेती थी। ब्रायन ने सुना और कोई सवाल नहीं किया। आखिर यह बात समझ में आती थी। उसे हमेशा टहलना और अपनी सेहत का ध्यान रखना पसंद था और वह यह समझता था, लूट के बाद भी उसने अपनी यात्रा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की थी। उनका दिन सामान्य रूप से बीता
और मेघन ने अपना सामान खोलना, अपने कपड़े रखना और अपनी चीजें फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। ब्रायन ने लूट की बात दोबारा नहीं छेड़ी, केवल यह पूछा कि क्या उसे चोरी हुए दस्तावेजों से संबंधित कुछ भी हल करने में मदद की जरूरत है। लेकिन मेघन ने कहा कि उसने पहले ही सब कुछ संभालना शुरू कर दिया है, कि वह बैंक और अधिकारियों के साथ इस मामले को देख रही है। ब्रायन ने उसके साथ चलने की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, वह अकेले ही सब कुछ संभाल रही है। पूरे दिन जब मेघन अपना सामान खोल रही थी और व्यवस्थित हो रही थी, ब्रायन उसे दूर से देखता रहा, उसके हाव भाव, उसकी हरकतों को नोटिस करता रहा और सोचता रहा कि क्या वह जो कुछ भी झेल चुकी है उसके बाद सच में ठीक है। वह यह देखे बिना नहीं रह सका कि इतनी दर्दनाक घटना की रिपोर्ट करने के बावजूद वह शांत, यहां तक कि थोड़ी अलग थलग लग रही थी। लेकिन उसने उन विचारों को दूर रखना ही बेहतर समझा। उसने सोचा कि यह शायद यात्रा और लूट के कारण हुए तनाव का असर हो सकता है। उसने जोर न देने का फैसला किया। जब वह सोफे पर उसके बगल में बैठी, तो उसने बस मेघन को प्यार से गले लगा लिया और कहा कि वह उसके वापस आने से खुश है। उस पल ब्रायन को विश्वास था कि सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है। उसने सोचा कि अब सबसे बड़ी चिंता उसे सदमे से उबरने और आगे बढ़ने में मदद करना है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह हताशा भरा फोन कॉल, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ब्यौरा लग रहा था, असल में किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत थी। कुछ ऐसा जिसे उस पल में समझना उसके बस से पूरी तरह बाहर था। मेघन की यात्रा से लौटे कुछ दिन बीत चुके थे। ब्रायन अपनी दिनचर्या में लगे रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसे परेशान कर रहा था। यह सिर्फ यह नहीं था कि उसने इतनी महत्वपूर्ण चीजें खो दी थीं, न ही उस कथित लूट से लगा सदमा, बल्कि जिस तरह से वह सहज लग रही थी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक सदमे से गुजरा हो, वह बहुत ज्यादा शांत थी। उसने उन विचारों को दूर करने की कोशिश की, मन ही मन यह तर्क देते हुए कि शायद यह चीजों से निपटने का उसका अपना तरीका था, एक तरह का भावनात्मक कवच। जब तक एक सामान्य दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत मामूली लग रहा था और जिसने सब कुछ पूरी तरह से बदल दिया। मेगन बाथरूम में नहा रही थी और उसका फोन मेज पर बजने लगा। बिना ज्यादा सोचे ब्रायन ने डिवाइस उठाया और जवाब दिया। लाइन के दूसरे छोर पर एक पुरुष की औपचारिक और विनम्र आवाज ने अपना परिचय ओशन पर्ल रिजॉर्ट के एक कर्मचारी के रूप में दिया, जो एक प्रसिद्ध 5 स्टार होटल था, जो अपनी शानदार सुविधाओं और एक लोकप्रिय तटीय शहर में अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता था। उस व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि मेघन उस स्वीट में एक कीमती वस्तु भूल गई है, जहां वह हाल ही में रुकी थी, और पूछा कि वह उसे वापस पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहेगी। ब्रायन, जिसका दिमाग पहले से ही सतर्क हो चुका था, ने पूछा कि वह वस्तु क्या थी। कर्मचारी ने सहजता से जवाब दिया कि यह एक घड़ी थी, और यह कमरे के दराज के अंदर तब मिली जब वे अगले मेहमान के लिए स्वीट तैयार करने के लिए सफाई कर रहे थे। ब्रायन कुछ सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया। वह मेगन को अच्छी तरह से जानता था और उसे पूरा यकीन था कि वह घड़ियां नहीं पहनती थी, और किसी होटल के कमरे में एक घड़ी छोड़ आना तो दूर की बात थी। अपने अविश्वास को छिपाते हुए उसने कर्मचारी से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि यह मेघन ही है, और उस आदमी ने उसके नाम, स्वीट नंबर और उसके रुकने की सही तारीख का हवाला देते हुए पुष्टि की। जब उसने तारीख सुनी, तो ब्रायन के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह वही समय था जब मेघन ने कहा था कि उसे लूट लिया गया था। कर्मचारी ने फिर एक आखिरी विवरण का उल्लेख किया, जो सिर्फ एक अवलोकन जैसा लग रहा था, लेकिन ब्रायन के लिए यह एक छुरा घोंपने जैसा महसूस हुआ। घड़ी पुरुषों की थी,
उस पल ब्रायन ने एक गहरी सांस ली और कॉल के लिए धन्यवाद दिया, यह कहते हुए कि वह वस्तु को वापस लेने की व्यवस्था करने के लिए उससे संपर्क करेगा। उसने फोन रख दिया और वहीं गतिहीन खड़ा रहा, स्क्रीन को ऐसे घूरता रहा जैसे कि वह उसे कोई स्पष्टीकरण दे सकती हो। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यात्रा, लूट, टैन, लौटने पर उसका शांत व्यवहार, और अब यह तथ्य कि उसी दौरान वह एक लग्जरी रिजॉर्ट में रुकी थी और स्वीट में एक पुरुषों की घड़ी छोड़ आई थी, इन सभी बिंदुओं को जोड़ने लगा। मेघन थोड़ी देर बाद शॉवर से बाहर निकली, एक तौलिए में लिपटी हुई, उस व्यक्ति के चेहरे पर आराम के भाव के साथ जो अभी अभी तरोताजा हुआ हो, इस बात से अनजान कि ब्रायन वहां विचारों के एक तूफान से जूझ रहा था। वह चुपचाप उसे देखता रहा जब वह बेडरूम में गई और कपड़े पहनने लगी, उस दिन के काम के बारे में लापरवाही से टिप्पणी करते हुए और यह उल्लेख करते हुए कि उसका शेड्यूल भरा हुआ था। ब्रायन ने हर शब्द सुना, लेकिन उसकी आवाज दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे कि यह एक अदृश्य बाधा को पार कर रही हो जो उस पल उन दोनों के बीच बन गई थी। जब वह तैयार हो गई तो उसने लापरवाही से उल्लेख किया कि 2 दिनों में वह एक और यात्रा पर जा रही है, इस बार थोड़ी लंबी, लगभग 10 दिनों के लिए पेशेवर प्रतिबद्धताओं के लिए। ब्रायन ने अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा कि क्या वह फिर से अकेली जा रही है। मेघन ने सकारात्मक रूप से जवाब दिया, जैसे कि यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो, यह दोहराते हुए कि उसने पहले भी इसका उल्लेख किया था। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, जिससे उसे यह समझने का मौका मिला कि यह भरोसे का संकेत है। लेकिन अंदर ही अंदर वह और भी अधिक आश्वस्त हो गया था कि कुछ गलत था। फिर वह पास आई, उसके गाल पर एक हल्का चुंबन दिया, अपना बैग उठाया और अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करते हुए काम के लिए निकल गई। ब्रायन बैठा रहा, फोन को घूरता रहा, मानसिक रूप से सभी विवरणों की समीक्षा करता रहा। लूट, टैन, शांत व्यवहार, रिजॉर्ट में भूली हुई पुरुषों की घड़ी, टुकड़े एक परेशान करने वाले तरीके से एक साथ फिट होने लगे। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि आगे उसे क्या मिलेगा, लेकिन उसे यकीन था कि वह अब इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ हो रहा था और उसे सच्चाई का पता लगाने की जरूरत थी, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। जैसे ही वह सड़क पर अपनी कार की ओर दूर चली गई, उसने अपने गले में एक गांठ महसूस की, उदासी की नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की जो और भी बदतर महसूस हुई, किसी ऐसे व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करने की घुटन भरी अनुभूति जो शायद वह नहीं थी जो वह होने का दावा करती थी। उस पल अविश्वास की भावना एक मूक दृढ़ संकल्प में बदल गई। ब्रायन जानता था कि उसे कुछ करने की जरूरत है, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ मेघन के शब्दों से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे सबूत चाहिए थे, उसे निश्चितता चाहिए थी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि जो कहानी उसने बताई थी वह पूरी नहीं थी, और जो वह अभी तक नहीं जानता था वह यह था कि आगे जो आने वाला था वह प्यार, वफादारी और परिवार के बारे में उसके सभी विश्वासों को नष्ट कर देगा। ब्रायन ने उस दिन का बाकी हिस्सा अपने सिर को घुमाते हुए बिताया, उसके पास मौजूद जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ बहुत भ्रमित करने वाला लग रहा था। कथित लूट, बेमौसम का टैन, रिजॉर्ट में छोड़ी गई पुरुषों की घड़ी और लौटने के बाद से मेघन की अत्यधिक शांति, हर छोटा विवरण अब एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा था, जो उससे कहीं ज्यादा जटिल और दर्दनाक था जितना वह स्वीकार करना चाहता था। रात के खाने के दौरान
मेगन सामान्य रूप से बात कर रही थी, दिन के कामों और भविष्य की प्रतिबद्धताओं के बारे में बता रही थी। उसने उस यात्रा के बारे में बात की जो वह 2 दिनों में करने वाली थी, जैसे कि यह सिर्फ एक और पेशेवर दायित्व हो। जबकि ब्रायन केवल सुनता रहा, न्यूनतम जवाब देता रहा और चुपचाप हर उस चीज को संसाधित करता रहा जो अब एक अलग तरीके से समझ में आने लगी थी। अगली सुबह वह जल्दी उठा और मेगन को काम के लिए तैयार होते हुए देखा। उसने देखा कि पहले के विपरीत अब वह अपने जाने के समय में काफी बदलाव करती थी। कभी वह बहुत जल्दी निकल जाती, कभी सुबह के मध्य के बाद, हमेशा तर्कसंगत बहानों के साथ ऑफिस के बाहर मीटिंग्स या क्लाइंट विजिट्स का उल्लेख करती। लेकिन ब्रायन अब इतना सतर्क हो गया था कि वह बिना सवाल किए स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं कर सकता था। उस दिन जब मेघन चली गई तो वह मेज पर बैठ गया, अपने कप में ठंडी होती कॉफी को घूरता रहा, जबकि एक असहज विचार आकार लेने लगा। उसे यह पुष्टि करने की जरूरत थी कि वह कहाँ काम कर रही थी, वह किससे मिल रही थी और क्या वे यात्राएं और दिनचर्या में बदलाव वास्तव में पेशेवर थे। उसने फोन उठाया और उस कंपनी का नंबर डायल किया जहां मेगन ने सालों से काम करने का दावा किया था। कुछ रिंगों के बाद एक रिसेप्शनिस्ट ने सौहार्दपूर्वक जवाब दिया। ब्रायन ने मेगन के बारे में पूछा, यह कहते हुए कि उसे उससे तत्काल बात करने की जरूरत है। जवाब सूखा और सीधा था। मेगन अब स्टाफ का हिस्सा नहीं थी। हैरान होकर उसने पूछा कि कब से, और महिला ने सिर्फ अपना काम करने वाले किसी व्यक्ति की सहजता के साथ जवाब दिया, उसने लगभग 1 महीने पहले छोड़ दिया। ब्रायन ने उसे धन्यवाद दिया और फोन रख दिया, लेकिन उसका हाथ जमा हुआ रहा, फोन को पकड़े हुए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके पेट में एक सिहरन दौड़ गई। मेगन हर दिन क्या कर रही थी जब वह काम के लिए कपड़े पहनकर घर से निकलती थी? अपना बैग ऐसे ले जाती थी जैसे ऑफिस जा रही हो। वह अपनी सुबह और दोपहर कहाँ बिताती थी? ब्रायन ने एक गहरी सांस ली और समझ गया कि अब और अधिक सटीक रूप से कार्य करने का समय आ गया है। वह अब केवल अपनी अंतरात्मा पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे ठोस सबूत चाहिए थे। उसे उसका सामना करने और अपनी शादी के जो कुछ भी बचा था, उसे नष्ट करने या शायद बचाने से पहले निश्चित होने की जरूरत थी। उसी दिन उसने कुछ विवेकपूर्ण कॉल किए और एक भरोसेमंद दोस्त द्वारा अनुशंसित एक निजी जासूस जैक से संपर्क किया। स्थिति समझाने के बाद उन्होंने जांच के विवरण तय किए। जैक विवेकपूर्ण, पेशेवर होगा और तुरंत काम शुरू कर देगा। मेघन का उसकी आगामी 10 दिवसीय यात्रा पर पीछा करेगा, उन जगहों का अवलोकन करेगा जहां वह अक्सर जाती थी, तस्वीरों, वीडियो और विस्तृत रिपोर्टों के साथ सब कुछ दस्तावेज करेगा। जब जैक ने जांच शुरू की, ब्रायन ने घर पर मेघन के व्यवहार में कोई भी सुराग खोजने की कोशिश की जो इस झूठ की श्रृंखला को समझा सके। उसने कोई सुराग पाने के लिए उसकी चीजों को देखने का फैसला किया। मेगन हमेशा संगठित रहती थी और जहां तक वह जानता था, वह कुछ भी नहीं छिपाती थी। लेकिन उस पल उसे अलग नजरों से देखने की जरूरत थी। उसने चुपचाप दराज खोले, उन बैगों को खंगाला जिन्हें वह शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी, और फोल्डरों और लिफाफों की जांच की। दस्तावेजों और पुराने कागजों के बीच उसे एक मुड़ी हुई रसीद मिली जो भूली हुई लग रही थी। जब उसने उसे खोला तो उसे एहसास हुआ कि यह एक विशेष दुकान पर गहनों की बिक्री की रसीद थी। उसने दस्तावेज को और ध्यान से पढ़ा और झटका लगना लाजमी था। विवरण स्पष्ट था, ठीक उसी झुमके और अंगूठी से मेल खाता था जिसके बारे में मेघन ने कहा था कि वे लूट के दौरान चोरी हो गए थे। वही गहने जिन्हें
उसने व्यक्तिगत रूप से अपने पूरे स्नेह के साथ उसे उपहार में देने के लिए चुना था, अब कथित चोरी के कुछ ही दिनों बाद की गई बिक्री के रूप में पंजीकृत दिखाई दे रहे थे। बिना समय बर्बाद किए उसने फोन उठाया, दुकान पर फोन किया और खुद को मेगन के पति के रूप में पेश किया। उन्हें सूचित किया कि उसके हाथ में एक हालिया बिक्री रसीद है और वह विवरण की पुष्टि करना चाहता है। परिचारक ने रसीद नंबर की जांच करने के बाद पुष्टि की कि मेघन ने वास्तव में गहने व्यक्तिगत रूप से बेचे थे और नकद भुगतान मौके पर ही प्राप्त किया था। ब्रायन ने गुस्से, हताशा और उदासी के मिश्रण को महसूस करते हुए फोन रख दिया। इससे यह साबित हो गया कि उसने लूट के बारे में झूठ बोला था, कि उसने गहनों की अनुपस्थिति को सही ठहराने और इस तथ्य को छिपाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी थी कि उसने उन्हें बेच दिया था। उसके मन में जो तत्काल सवाल उठा वह था, क्यों? उसने पैसे का क्या किया? इस सब का उद्देश्य क्या था? बिना देर किए उसने उनके संयुक्त बैंक खाते तक पहुंचा और स्टेटमेंट की समीक्षा करने पर एक और पैटर्न देखा जिसे उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। छोटी दैनिक निकासी, विवेकपूर्ण राशियां जो व्यक्तिगत रूप से संदेह पैदा नहीं करती, लेकिन जब एक साथ जोड़ी जाती तो महीनों में जमा हुई एक महत्वपूर्ण राशि का प्रतिनिधित्व करती। यह ऐसा था जैसे मेघन धीरे धीरे संसाधन निकाल रही थी, एक गुप्त रिजर्व बना रही थी, अपने असली हितों को उससे छिपा रही थी। जैसे ही उसने कंप्यूटर बंद किया और अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की, फोन बजा। यह जैक था। जासूस ने उसे सूचित किया कि उसे अब मेघन का पीछा जारी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही वह सब कुछ था जिसकी ब्रायन को जरूरत थी। ब्रायन, जो तब तक एक नाजुक उम्मीद से चिपका हुआ था कि यह सब सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ने एक पल के लिए अपने दिल को रुकते हुए महसूस किया। उसने जैक से जल्द सबूत भेजने के लिए कहा। मिनटों बाद तस्वीरें आने लगीं, छवियों का एक क्रम जो उस कहानी को एक कच्चे और अकाट्य तरीके से बता रहा था जिसे मेघन छिपा रही थी। हर तस्वीर के साथ ब्रायन का चेहरा पीला पड़ता गया। मेघन एक आदमी को गले लगा रही थी, हंस रही थी, हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। वे समुद्र तट पर थे, एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे, ऐसे दुलार का आदान प्रदान कर रहे थे जैसे वे छुट्टी पर एक प्यार करने वाले जोड़े हों। लेकिन जिसने ब्रायन को लगभग अपना फोन गिराने पर मजबूर कर दिया वह तब था जब उसने देखा कि मेघन किसके साथ थी। उन सभी रिकॉर्ड्स में उसके साथ दिखाई देने वाला व्यक्ति जेसन था, उसका छोटा भाई। ब्रायन ने अपने पेट में एक मरोड़ महसूस की। उसके पैर कमजोर हो गए और उसकी छाती ऐसे कस गई जैसे किसी ऐसी चीज से मारा गया हो जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता था। विश्वासघात, जो उस क्षण तक एक विनाशकारी परिकल्पना थी, ने एक और भी क्रूर आयाम ले लिया। यह कोई अजनबी नहीं था, कोई सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संयोग से उसके रास्ते में आया हो। यह उसका अपना भाई था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ बड़ा हुआ था। बचपन की यादें, पारिवारिक पल, जीवन की सलाह साझा की थी। उसने जेसन पर जो भरोसा रखा था वह पूरा था और अब वह टूट गया था। इतने छोटे टुकड़ों में टूट गया था कि उसे नहीं पता था कि क्या वे कभी वापस जोड़े जा सकते हैं। ब्रायन ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह छवियों को देखता रहा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह गलत नहीं था, लेकिन चेहरे स्पष्ट थे, तेज थे। जैक ने एक विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी जिसमें उन जगहों, समयों, मेघन और जेसन के नामों के तहत किए गए आरक्षणों की सूची थी। सब कुछ पहले से योजनाबद्ध था।
सावधानी से रचा गया था ताकि ब्रायन इस दिखावे से अनभिज्य रहे। खून खौल रहा था, लेकिन उसका दिमाग अजीब तरह से स्पष्ट था। ब्रायन ने फोन उठाया और थॉमस मैकेलिस्टर को फोन किया, जो परिवार कानून में विशेषज्ञता रखने वाले वकील थे, जिन्हें राज्य के सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में अनुशंसित किया गया था। उसने पूरी स्थिति बताई, सबूत भेजे, निकासी दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट, गहनों की बिक्री की रसीद, रिजॉर्ट की तस्वीरें, जैक द्वारा भेजी गई छवियां और पूरी रिपोर्ट। थॉमस ने ध्यान से सुना, प्रत्येक दस्तावेज का विश्लेषण किया और कुछ मिनटों की सोची समझी चुप्पी के बाद कहा कि स्थिति गंभीर थी, लेकिन कानूनी रूप से ब्रायन एक अत्यंत अनुकूल स्थिति में था। थॉमस ने समझाया कि राज्य के कानूनों के आधार पर वित्तीय हेराफेरी के साथ वैवाहिक बेवफाई विवाह के एक दोषपूर्ण विघटन का गठन कर सकती है। इस प्रकार की स्थिति ब्रायन को संपत्ति का बहुमत रखने की अनुमति देगी, जिसमें वह घर भी शामिल है जहां वे रहते थे, और निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि मेघन ने अपने दोहरे जीवन को वित्त पोषित करने के लिए भ्रामक तरीके से संयुक्त धन का उपयोग किया था। थॉमस ने इस बात पर जोर दिया कि तर्क निष्ठा के कर्तव्य के उल्लंघन, विश्वास के दुरुपयोग और पारिवारिक संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण प्रबंधन पर आधारित होगा। ब्रायन अभी भी हिला हुआ लेकिन दृढ़ कार्रवाई के तरीके से सहमत हो गया। उसने थॉमस से तुरंत कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेघन को खाते खाली करने, संपत्ति बेचने या किसी अन्य संपत्ति को छिपाने का एक और मौका न मिले। वकील, तेज और कुशल, ने प्रारंभिक याचिका तैयार की, सभी सबूत संलग्न किए और उसी दिन मुकदमा दायर कर दिया। खातों को फ्रीज करने और संपत्ति के संरक्षण के लिए एक अनुरोध भी दायर किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि संपत्ति तब तक बनी रहेगी जब तक कि न्यायाधीश विभाजन पर फैसला नहीं कर लेते। ब्रायन ने फोन रख दिया और बैठ गया, अपने सामने की दीवार को घूरता रहा। एक खालीपन महसूस कर रहा था जिसे वर्णित करना असंभव था। यह ऐसा था जैसे वह एक ऐसी फिल्म का दृश्य जी रहा था जिसमें उसने कभी अभिनय करने की कल्पना नहीं की थी। उसका भाई, उसकी पत्नी एक साथ झूठ बोल रहे थे, साजिश रच रहे थे, जबकि वह घर पर यह विश्वास कर रहा था कि वह विश्वास पर बने रिश्ते को बनाए हुए है। झटका सिर्फ रोमांटिक विश्वासघात के बारे में नहीं था, बल्कि सभी पारिवारिक बंधनों के टूटने के बारे में था, जिन्हें तब तक वह अटूट मानता था। अपने दिल के टूटे होने के बावजूद ब्रायन ने फैसला किया कि वह इस सच्चाई को एक अदालत के ठंडे माहौल में चुपचाप प्रकट नहीं होने दे सकता। उसे जरूरत थी कि हर कोई जाने कि क्या हुआ था, विशेष रूप से वे लोग जो उसकी तरह उस आदर्श जोड़े की छवि में विश्वास करते थे, जिसे मेघन और उसने सालों तक बनाए रखा था। उससे भी ज्यादा वह चाहता था कि जेसन, वह भाई जिसे वह बहुत प्यार करता था, अपने द्वारा किए गए विकल्पों का भार महसूस करे। इसीलिए उसने एक योजना बनाना शुरू कर दिया, ताकि मेघन और जेसन ने जिस सच्चाई को छिपाने के लिए इतनी मेहनत की थी, उसे एक बार और हमेशा के लिए उजागर किया जा सके। उस बिंदु से यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी, यह वह क्षण होगा जब सभी मुखौटे उन सभी के सामने गिरेंगे जो उस दिन तक कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस परिवार के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा था। मेघन अपनी यात्रा से ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह हमेशा की तरह वही हल्की मुस्कान के साथ घर पहुंची, अपना सूटकेस खींचते हुए, ब्रायन को गाल पर एक चुंबन के साथ नमस्कार करते हुए, और पूछ रही थी कि वह कैसा है। उसने उसके हर हाव भाव को अपने दिमाग में उन सब चीजों से भरा हुआ देखा जो वह पहले से ही जानता था, लेकिन उसने अपनी शांति बनाए रखी, जैसे कि वह अभी भी वही पति था
जो अपनी पत्नी की वफादारी में विश्वास करता था। उसने काम के बारे में, बैठकों के बारे में, उन प्रतिबद्धताओं के बारे में बात की जिन्हें उसने पूरा किया था, यह जोड़ते हुए कि जल्द ही और यात्राएं आने की संभावना है। ब्रायन ने केवल सिर हिलाया, अपनी चुप्पी और उस दृढ़ता को बनाए रखा जो उसने जासूस द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखने के बाद से विकसित की थी। जैसे ही मेघन ने अपना सामान खोला, कपड़े तह किए और अपनी चीजों को व्यवस्थित किया, जैसा कि वह हमेशा हर यात्रा के बाद करती थी, ब्रायन ने पहले ही अगले कदम का फैसला कर लिया था। वह उसका सामना अकेले एक बंद वातावरण में, एक निजी बातचीत में, खाली औचित्य और अभ्यास किए हुए आंसुओं के साथ नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि सच्चाई सबके सामने उजागर हो, बिना किसी तोड़ मरोड़, झूठ या बहानों की गुंजाइश के। वह चाहता था कि मेघन अपने चुने हुए रास्तों का अंजाम उन लोगों के सामने भुगते जिन्होंने हमेशा उस पर भरोसा किया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद किया था। उसने पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने मेघन के माता पिता को फोन किया और उन्हें अपने घर पर एक खास डिनर के लिए बुलाया। उसने कहा कि वह उनकी बेटी की एक और पेशेवर कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है, कि वह बहुत यात्रा कर रही है और एक पारिवारिक पल की हकदार है। वे तुरंत मान गए, इस न्योते से खुश थे और उन्हें किसी बात का शक नहीं हुआ। फिर उसने अपने माता पिता को फोन किया, उन्हें भी वही न्योता दिया और उन्होंने भी आने की पुष्टि कर दी। वे इस विचार से उत्साहित थे कि सब लोग फिर से एक साथ एक छोटे से डिनर पर इकट्ठा होंगे, जैसा कि वे मेघन के ज्यादा यात्रा करने से पहले किया करते थे। आखिरी फोन ब्रायन ने अपने छोटे भाई जेसन को किया। फोन के दूसरी तरफ से उसकी आवाज लापरवाह लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रायन ने शांत लहजे में बात करते हुए उसे पारिवारिक समारोह में बुलाया। जेसन ने कुछ पल हिचकिचाया और कहा कि शायद वह नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह शहर से बाहर एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा होगा। ब्रायन ने अपना लहजा बदले बिना जोर देकर कहा कि यह जरूरी है कि सब लोग उसकी मौजूदगी की सच में सराहना करेंगे। तब जेसन मान गया और पुष्टि की कि वह वहां आने का कोई रास्ता निकाल लेगा, और फोन ऐसे खत्म किया जैसे यह सिर्फ एक और पारिवारिक रात हो, जैसी कई रातें उन्होंने अपनी जिंदगी में साथ बिताई थीं। सब कुछ तय हो जाने के बाद ब्रायन ने उस रात की हर छोटी बड़ी तैयारी की, जो कोई जश्न नहीं बल्कि धोखे का अंतिम खुलासा होने वाली थी। उसने तस्वीरें, वीडियो, जासूस की भेजी हुई रिपोर्ट अलग की, फाइलों को व्यवस्थित किया और सब कुछ सही समय पर लिविंग रूम के टीवी पर दिखाने के लिए तैयार कर लिया। वह कोई जोशीले भाषण या तीखी बहस नहीं चाहता था। वह बस चाहता था कि सच्चाई साफ और सीधे तौर पर सामने आए, ताकि कोई कभी यह न कह सके कि उसने जल्दबाजी में या बिना पर्याप्त सबूत के काम किया। तय रात को मेघन खास तौर पर उत्साहित थी। उसने ध्यान से कपड़े पहने, एक शानदार ड्रेस चुनी, वैसा ही मेकअप किया जैसा वह खास मौकों पर करती थी, और ब्रायन से पूछा कि यह किस खुशी में है, क्योंकि उसने अचानक सब कुछ आयोजित किया था। ब्रायन ने उसी शांति से जवाब दिया जो उसने शुरू से बनाए रखी थी, कि वह बस उसकी वापसी का जश्न मनाना चाहता है, एक और थका देने वाली यात्रा से उबरने के लिए, और एक पारिवारिक पल बिताना चाहता है जैसा उन्होंने लंबे समय से नहीं किया था। मेघन मुस्कुराई, उसे धन्यवाद दिया और संतुष्ट होकर तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद मेघन के माता पिता आ गए और अपने साथ वह आम खुशी लेकर आए जो अपनी बेटी और दामाद से फिर से मिलने वाले लोगों में होती है, इस बात से अनजान कि उस रात हर कोई अपनी भावनात्मक दुनिया को पूरी तरह से हिला हुआ महसूस करेगा। इसके बाद
ब्रायन के माता पिता आए। उन्होंने मेघन का गर्मजोशी से स्वागत किया, यह टिप्पणी करते हुए कि वह कितनी अच्छी, तरोताजा और सामान्य से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। शायद यह उसकी यात्राओं और हाल की दिनचर्या में हुए बदलावों का असर था। मेघन ने सभी को विनम्रता से जवाब दिया, मुस्कुराती रही, गले मिली और घर में उस मेजबान की तरह घूमती रही जो वह हमेशा से थी। अंत में जेसन आया। वह अपने सामान्य आत्मविश्वास के साथ अंदर आया, अपने माता पिता को गले लगाया, मेघन के गाल पर चुंबन के साथ अभिवादन किया, जैसा कि वह हमेशा किसी भी पारिवारिक समारोह में करता था, और ब्रायन से हाथ मिलाया, बिना किसी असहजता या अपराध बोध के उसकी आंखों में देखते हुए। ब्रायन ने मजबूती से हाथ मिलाया, नजरें मिलाए रखीं, लेकिन उसका दिल एक ऐसी ताकत से धड़क रहा था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। सब लोग बैठ गए, बातें करने लगे, पुरानी कहानियां याद करने लगे, बचपन के किस्सों पर हंसने लगे, एक दूसरे की तारीफ करने लगे और परिवार की ताजा घटनाओं के बारे में जानने लगे। मेघन ने पेशेवर चुनौतियों, यात्राओं के बारे में बात की और जेसन बीच बीच में टिप्पणी करता रहा, जैसा वह हमेशा करता था। ब्रायन हर चीज को उस व्यक्ति की सटीकता से देख रहा था जो जानता था कि किसी भी पल यह सब हमेशा के लिए बदल जाएगा। जब सब लोग बैठ गए तो ब्रायन खड़ा हुआ और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने कहा कि डिनर शुरू करने से पहले वह एक वीडियो दिखाना चाहता है जो उसने तैयार किया था, एक सरप्राइज, मेगन को उसके सभी प्रयासों और पेशेवर समर्पण के लिए सम्मानित करने के तरीके के रूप में। उसने टीवी का रिमोट उठाया, एक गहरी सांस ली और वह बटन दबाया जिसने तस्वीरों का सिलसिला शुरू कर दिया। स्क्रीन पर पहली तस्वीर दिखाई दी, मेगन और जेसन समुद्र तट पर हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। उनके चेहरे उन लोगों की लापरवाह मुस्कान से रोशन थे जो मानते हैं कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इसके बाद एक और तस्वीर, दोनों एक लाउंज चेयर पर बैठे गले मिल रहे थे, एक दूसरे को सहला रहे थे और चूम रहे थे, जैसे कोई प्यार में डूबा जोड़ा अपने हनीमून पर हो। फिर उनके हंसते हुए, एक साथ लंच करते हुए और रिसॉर्ट में ऐसे आते जाते हुए छोटे छोटे वीडियो जैसे वे वहां के नियमित मेहमान हों। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह पूरी तरह से गहरा था। मेघन जम सी गई, उसके चेहरे पर सदमे के भाव साफ थे, जबकि जेसन ने अपनी नजरें फेर ली, एक ऐसे निकास की तलाश में जो यहां मौजूद नहीं था। मेगन और ब्रायन के माता पिता एक दूसरे को देख रहे थे, जो वे देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मेगन रोने लगी, उलझे हुए सफाई देने की कोशिश करने लगी, यह कहने की कोशिश कर रही थी कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं, लेकिन तस्वीरें खुद इतनी ताकत से बोल रही थीं कि कोई भी शब्द उन्हें बेअसर नहीं कर सकता था। जेसन उठा और चुपके से जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने मजबूती से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वहीं रोक लिया, गहरी निराशा के भाव से उसकी आंखों में देखते हुए। उन्होंने कुछ ही शब्द कहे, लेकिन हर एक शब्द सीधा वार जैसा था। उन्होंने पूछा कि वह अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, परिवार के भरोसे को कैसे तोड़ सकता है, और जो कुछ भी उन्होंने एक साथ बनाया था उसे कैसे धोखा दे सकता है। जेसन चुप रहा, उसमें इतनी भी शालीनता नहीं थी कि वह उस बात को सही ठहराने की कोशिश करे जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ही आखिरी तस्वीरें स्क्रीन से गायब हुईं, कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। मेघन बैठी रही, उसका चेहरा हाथों में छिपा था, बिना एक भी शब्द कहे रो रही थी। शर्मिंदगी इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे कमरे को भर दिया हो, किसी भी प्रतिक्रिया की कोशिश को दबाते हुए।
मेघन के माता-पिता अभी भी शर्म से सुन्न, धीरे-धीरे उठे, किसी भी मौजूद व्यक्ति से आंख मिलाने से बचते हुए। वे अपनी बेटी के पास से बिना एक शब्द कहे, बिना कोई दिलासा दिए और यहां तक कि यह पूछे बिना कि वह ठीक है या नहीं, गुजर गए। वे घर से निराशा के असहनीय बोझ के साथ चले गए, जैसे कि शर्म इतनी बड़ी थी कि शब्द बस कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते थे। जेसन अपने पिता की दृढ़ और सीधी डांट सुनने के बाद कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें खोई हुई थीं। किसी को, खासकर ब्रायन को देखने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने भाई से नजरें मिलाने से बच रहा था, मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। जल्दी में निकल गया और दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया। उसने अलविदा नहीं कहा, माफी नहीं मांगी, जो किया उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं की। वह बस चला गया, अपने साथ उस व्यक्ति की भारी खामोशी ले गया जो जानता है कि उसके किए गए विकल्पों के लिए कोई भी स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। थोड़ी देर बाद ब्रायन के माता पिता भी उठे। पिता ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे अपने बेटे के दर्द को स्वीकार कर रहे हों, लेकिन उस पल के लिए सही शब्द नहीं खोज पा रहे हों। मां ने आंसुओं से भरी आंखों से समर्थन के एक मौन इशारे के रूप में ब्रायन के हाथ को छुआ और अपने पति के साथ चली गई। उसे मेगन के साथ उस जगह पर अकेला छोड़ गई जो अब प्यार के अलावा हर चीज से भरी हुई थी। ब्रायन खड़ा रहा, मेगन को देखता रहा, जो तब तक सिर्फ रो सकती थी। उसने अपना सिर नहीं उठाया, स्पष्टीकरण नहीं मांगा और न ही माफी मांगने की हिम्मत की। वह बस अपना चेहरा छिपाकर रोती रही, जैसे वह वहीं गायब हो जाना चाहती हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसके पास गया और एक दृढ़ आवाज में बोला, बिना अपनी आवाज ऊंची किए, लेकिन हर शब्द को उसका सही वजन देते हुए, तुम्हारे पास 1 घंटा है, बस 1 घंटा। अपना सामान पैक करो और यहां से निकल जाओ। मेघन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बहस करने की कोशिश नहीं की, गिड़गिड़ाई नहीं और न ही और समय मांगा। वह बस रोती रही, स्थिर, जैसे कोई जो पहले से ही जानता हो कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, भागने के लिए कोई जगह नहीं है। ब्रायन ने कार की चाबियां उठाई और चला गया। वह सबसे नजदीकी जगह पर गया, एक छोटा सा बार जिसे वह अच्छी तरह जानता था, और वहां की सबसे तेज ड्रिंक का ऑर्डर दिया। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उस दर्द को सुन्न कर दे, भले ही थोड़ा सा, जो सहना असंभव लग रहा था। उसने धीरे धीरे पिया, हर उस विस्तार के बारे में सोचते हुए जो उसे इस मुकाम तक ले आया था। नकली डकैती के बारे में उस रोते हुए फोन कॉल से लेकर उन तस्वीरों तक जिन्होंने इतने लंबे समय से छिपी सच्चाई को उजागर कर दिया था। उसने लगभग 1 घंटा वहां बिताया, खामोशी में, बिना अपना फोन देखे, बिना किसी को फोन किए, बस समय को बीतने दिया। जब वह घर लौटा, उसने गाड़ी पार्क की, दरवाजा खोला और अंदर गया। मेघन वहां नहीं थी। लिविंग रूम, बेडरूम या बाथरूम में उसका कोई निशान नहीं था। वह खामोशी से कमरों में घूमा, यह देखते हुए कि वह ठीक वैसे ही चली गई थी जैसा उसने आदेश दिया था। कोई नोट नहीं, कोई विदाई नहीं, चीजों को ठीक करने की कोई आखिरी कोशिश नहीं। वह बस गायब हो गई थी, अपने साथ एक ऐसे धोखे की कड़वी याद लेकर जिसे परिवार में कोई कभी नहीं भूल पाएगा। अगले दिनों में ब्रायन ने अपनी सारी ऊर्जा कानूनी प्रक्रिया पर केंद्रित कर दी। वकील थॉमस मैकेलिस्टर, जिनसे वह शुरू से ही संपर्क में था, ने सबूतों को त्रुटिहीन रूप से प्रस्तुत किया। जासूस की पूरी रिपोर्ट, तस्वीरें, वीडियो, फंड के दुरुपयोग को दिखाने वाले बैंक रिकॉर्ड, गहनों की बिक्री की रसीद और यहां तक कि रिसॉर्ट के कर्मचारियों के बयान भी, जिन्होंने मेघन की मौजूदगी की पुष्टि की थी, जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ थी जिसे बाद में जेसन के रूप में पहचाना गया।
इन तत्वों के आधार पर थॉमस ने वैवाहिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर आधारित एक मुकदमा तैयार किया, जिसमें राज्य के नियमों में प्रदान किए गए विवाह के दोषपूर्ण विघटन के सिद्धांत के साथ दावे का समर्थन किया गया और साझा संपत्ति के धोखाधड़ी से प्रबंधन का आरोप लगाते हुए पैट्रिमोनियल संरक्षण का भी आह्वान किया। न्यायाधीश ने सभी सामग्री की समीक्षा करने पर कोई संदेह नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट और सीधे तौर पर फैसला सुनाया। फैसला पूरी तरह से ब्रायन के पक्ष में था। उसे दंपति की ज्यादातर संपत्ति मिली, जिसमें वह घर भी शामिल था जिसे बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वे बचतें जो उन्होंने वर्षों से जमा की थीं और संयुक्त निवेश भी। मेघन अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल होने के अलावा शादी से बहुत कम लेकर निकली, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे न केवल भौतिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि सार्वजनिक अपमान भी सहना पड़ा, जो दोस्तों, परिवार और परिचितों के बीच फैल गया। ब्रायन सिर ऊंचा करके आगे बढ़ा, उसका आत्मसम्मान बना रहा, इस बात से निश्चित कि उसने धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला या अपने ही परिवार को नष्ट नहीं किया। वह अपने साथ न सिर्फ एक पत्नी, बल्कि एक भाई भी खो देने का दर्द लेकर चला, जिस पर वह भरोसा करता था, जो अंत में एक ऐसे धोखे के काबिल साबित हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सबसे बढ़कर वह इस विश्वास के साथ चला कि झूठ कितना भी अच्छी तरह से क्यों न बनाया गया हो, सच हमेशा बाहर आने का रास्ता खोज ही लेता है। और जब वह ऐसा करता है, तो उसमें सभी नकाबों को तोड़ने की ताकत होती है, जिससे संदेह या भ्रम के लिए कोई जगह नहीं बचती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।